खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। 8:36 हुआ चाहते हैं और आपका पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त शुरू हो चुका है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। हमारा और आपका साथ रहेगा सुबह 10 बजे तक। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। खबरें जो मकामी सतह पर अहमियत के हामिल तो हैं ही, लेकिन कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कुछ अहम तरीन मौज़ूआत जिनको डिस्कस किया जाना ज़रूरी है। हम लाजमी समझते हैं कि न सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि रीजनल लेवल से बाहर निकल कर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो खबरें इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं या जगह बनाई हैं, वो खबरें तरजीह बुनियादों पर आप तक पहुँचे। प्रोग्राम सलाम जेके में एक स्पेशल फॉर्मेट रहता है, हिस्ट्री ऑफ द डे। यहाँ से शुरुआत होती है और प्रोग्राम का इख्तिताम आपकी कॉल्स के साथ। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि इंतखाबी दंगल के दरमियान कई तरह की मसरूफियात रहीं और प्रोग्राम्स का सिलसिला लगातार चलता रहा। तो इस तसलसल में एक ब्रेक लग गया उस सिलसिले पर जो कॉल्स का था। तो आज आपसे वादा है कि 9:45 जैसे ही बजेंगे, थोड़ा सा ही सही मगर आपको वक्त ज़रूर दिया जाएगा। आप कॉल्स करेंगे, हम आपकी कॉल्स रिसीव करना शुरू करेंगे और एक एक करके अपनी बात ज़रूर रखिएगा। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है तो जम्मू कश्मीर के मामलात जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में और जम्मू कश्मीर आज डिस्कस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 10 बरसों की तवील मुद्दत के बाद इंतखाबात हुए और उसके बाद 6.5 बरसों की इस मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर को अपने नुमाइंदे या MLAs जो चुन कर आए मिले। अवाम को मौका मिला कि वो नुमाइंदगी अपने अपने इलाकों से अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को दे। अब बारी है नई हुकूमत की। आज या कल या अगले 48 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है। हरियाणा के अंदर भी सरकार बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी। हरियाणा में बीजेपी ने कॉमबैक किया है, लेकिन जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। आज काफ़ी हलचल इस हवाले से श्रीनगर और जम्मू में रहने वाली है। थोड़ी देर में उस पर भी डिस्कस करेंगे। मिनिस्टर्स की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, कितने वुज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर सकते हैं या करेंगे, उस ताल्लुक से डिस्कशन एक शुरू हुई है, बहस एक चिड़ी है, उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएंगे। और सियासी मामलात के अलावा बात ज़रा उन मामलात पर भी करेंगे जो आपसे जुड़े हैं। तालीमी निज़ाम हमारा इतना ख़राब है, इतना मुतासिर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ एक चीज़ों की वजह से हुआ है या फिर कहीं पर गैर संजीदगी का मुजाहरा। नतीजा ये कि हर गुजरते दिन के साथ सरकारी स्कूलों के अंदर आज के वक्त में भी आप देखेंगे तो जिस परफॉर्मेंस की हम तवक्को कर रहे हैं वो हासिल नहीं हो रही है या नहीं मिल पा रही है। आज स्कूलों के ताल्लुक से बात होगी। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख भी आपको लिए चलेंगे। जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में मौसम ने करवट ली है। आइंदा 24 घंटों में क्या सूरत हाल रहेगी, इस ताल्लुक से ब्रीफिंग थोड़ी देर में आपको देंगे और साथ साथ बताएंगे कि जनूबी कश्मीर के अंदर सियासी कारकुनान में झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस को इस इलाके के अंदर आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। और आज के दिन की जब बात हो रही है तो मुल्क के लिए आज का दिन तारीखी एतबार से या आप इक्तिसादी एतबार से देखें तो अच्छा नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, थोड़ी देर में उस पर जाएंगे। लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ ज़हूर उलाबी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, हिंदुस्तान और आलमी तारीख में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की अहमियत पर एक नज़र। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है। आज अक्टूबर की 10 तारीख है, जमेरात का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन मुल्क और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम वाक़ात है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज के दिन 1868 में क्यूबा ने स्पेन से आज़ादी हासिल करने के लिए बगावत शुरू की थी। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1910 में आज के दिन बनारस में मदन मोहन मालवीय की सदारत में पहली भारतीय हिंदी कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। ये कॉन्फ्रेंस आज के दिन मुनक़द हुई थी 1910 में। और 2005 में आज के दिन अंजेला मुर्कल जर्मनी की पहली खातून चांसलर बनी। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1964 में आज के दिन टोक्यो में हुए ओलंपिक्स को पहली बार टेलीविज़न पर बराह रास्त नशर किया गया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1986 में सान सिल्वाडोर में ज़िलज़िला आया था, जिसके नतीजे में 1500 अफराद की मौत हुई थी, कई लोग बेघर हुए थे। एक भयानक ज़िलज़िला तारीख का यह आज के दिन हुआ था। 2001 में आज के दिन खालिदा ज़िया ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। एक खातून वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने आज हलफ लिया। 2014 में हिंदुस्तान के कैलाश सत्यार्थी को नोबल इनाम देने का ऐलान आज के दिन हुआ था। अमन में इनको ये नोबल इनाम मिला था। 2015 में तुर्की के शहर अनकरा में एक अमन रैली में बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 95 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा लोग इस
बम धमाके में जख्मी हुए थे। 1954 में हिंदुस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा रेखा, उनकी पैदाइश आज के दिन हुई थी 1954 में। और 1990 में अमेरिका का 67वां इंसानी खलाई मिशन डिस्कवरी 11 जो है वो खला से आज के दिन वापस आया था। 1991 में हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। और 1999 में 2006 में मेलबोर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स के इनेकाद के लिए 1999 में आज के दिन ऐलान हुआ था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो मेलबोर्न में इसका इनेकाद होगा। यह थी माजी की बात कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ था। चंद अहम वाक़ात हमने आपके सामने रखे और बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज मुल्क की सनत को बहुत धचका पहुंचा है, क्योंकि मुल्क के मायानाज और मारूफ सनतकार रतन टाटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आसिफ, बिल्कुल, शुरुआत इस खबर के साथ। मारूफ ताजिर रतन टाटा का इंतकाल हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली है और जब वो इस दुनिया से चले तो 86 बरस की उम्र उनकी थी। उम्र से मुतल्लिक कुछ बीमारियां थी और पिछले दिनों एक आखिरी ट्वीट भी उनका आया था जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी, क्योंकि कुछ काफ़ी अफवाहें उनको लेकर फैलाई जा रही थी। उस पर उन्होंने वजाहती बयान भी दिया था। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आज उनके अहले खाना की जानिब से भी और ब्रीच कैंडी अस्पताल की जानिब से भी तस्दीक की गई कि मारूफ ताजिर रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन इस वक्त थे, 9 अक्टूबर को इंतकाल कर गए। उम्र से मुतल्लिक बीमारियों की वजह से पीर का दिन था जब अस्पताल में दाखिल कराए गए थे। इसके बाद हालत संगीन होने की खबरें भी सामने आई थी। ब्लड प्रेशर में अचानक कमी के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बादज़ां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU में मुंतकिल किया गया, जहां उनने आखिरी सांस ली। 7 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, जो आखिरी पोस्ट उनका साबित हुआ, उनने सेहत से मुतल्लिक खदशात को अफवाहों के तौर पर मुस्तरद किया था और अपने पैरोकारों या जो मद्दाह थे उनको बताया था कि परेशान होने की कोई बात नहीं है और उम्र से मुतल्लिक तिब्बी हालात के लिए वो टेस्ट करवा रहे हैं। आखिरी पोस्ट उन्होंने ये लिखा था जिसमें वो अफवाहें जो मुसलसल सोशल मीडिया पर उनके ताल्लुक से गर्दिश कर रही थी उनको दूर करने की एक कोशिश उनकी जानिब से हुई थी। इससे कबल ये भी खबरें आई थी कि रतन टाटा का ब्लड प्रेशर अचानक कम होने की वजह से भी परेशानी हुई है, अस्पताल में दाखिल कराए गए। अगर थोड़ा सा उनके करियर पर नज़र दौड़ाएं तो 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन का उन्होंने ओहदा संभाला। 2012 में अपनी रिटायरमेंट तक टाटा ग्रुप की वो क़यादत करते रहे और अपने दौर में तजर्बेकार सनतकार ने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की भी बुनियाद रखी, जिसके नतीजे में ग्रुप के टेली कम्युनिकेशन में तोसी हुई, एक्सपेंशन हुआ और इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर टाटा का एक अलग नाम और मकाम था। टाटा सन्स में अपनी क़यादत के दौरान उन्हें टेटली कोर्स और जैगवार लैंड रोवर जैसी कंपनियों को भी हासिल किया, मर्ज किया और टाटा ग्रुप के बुनियादी तौर पर घरेलू कंपनी से एक आलमी पावर हाउस में उन्होंने मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। ये क्रेडिट भी उनको जाता है। उनकी क़यादत में टाटा ने हकीकी मानों में 100 बिलियन से ज़्यादा मालियत के आलमी कारोबारी सल्तनत में इजाफा किया, जो दुनिया की सबसे अमीर तरीन और बड़ी कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा या कामयाबी है। दिसंबर 2012 में रतन टाटा अपने ओहदे से रिटायर हुए, उनकी जगह साइरस मिस्त्री ने ली। 2022 में साइरस मिस्त्री का भी इंतकाल हुआ, एक कार हादसे में उनकी मौत हो गई। तो रतन टाटा जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, पूरे मुल्क के अंदर शोक की लहर है, फिजा सोगवार है, क्योंकि सनत को सबसे बड़ा धचका लगा है और जो टाटा मोटर्स या मोटर इंडस्ट्री पर्टिकुलरली हिंदुस्तान के अंदर जो एक नाम था, दुनिया भर की कंपनियां हिंदुस्तान में आकर काम करना चाह रही थी, ये नतीजा ही उसका ये था कि जो इनकी जानिब से कोशिशें की या इनके वालिद नेवल टाटा 1925 से जो उन्होंने शुरुआत की थी, तो इस तरीके से 1937 28 दिसंबर को रतन टाटा जिनकी पैदाइश हुई और 9 अक्टूबर निस्फ शब को वो इस दुनिया से चल बसे। उनके इंतकाल की जैसे ही तस्दीक हुई तो वज़ीर आज़म, सदर हिंद, हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी समेत तमाम लीडरान या हम तरीन शख्सियात, मरकज़ी वज़रा हों, हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ या वो तमाम लोग जो उनके साथ रहकर इस निज़ाम का हिस्सा रहे, सिस्टम में रहे, हुकूमतों में मिलकर काम करते, रतन टाटा के इंतकाल पर इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार किया जा रहा है। ये तो एक खबर थी, इस ताल्लुक से मुसलसल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, दिन में आपको ज़रूर इस पर अपडेट किया जाएगा।
अब जरा नेशनल लेवल की इस खबर से हटकर मकामी सतह की खबरों की तरफ आते हैं और इससे पहले हम दीगर मामलात पर जाएं, डिस्कस करें, अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में जगह दें। सबसे पहले बात जरा मौसम की, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ज़हूर मौसम ने करवट ली है और महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बालाई इलाके एक बार फिर से बर्फ की सफ़ेद चादर में ढके हुए हैं। और बिल्कुल मौसम ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में करवट बदल ली है और जो ऊपरी इलाके हैं, खासकर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ताज़ा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड हुई है, ताज़ा बर्फबारी हुई है, खासकर जोजिला में और फिर सिंथन टॉप, पीर पंचाल रेंज और शुमाली कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं, खासकर शुमाली कश्मीर कुपवारा के जो बालाई इलाके हैं, वहाँ पे ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे सर्दी में भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर के ऊपरी इलाके में जोजिला श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे जो मौसम ने करवट बदल ली है, जिससे जो सर्दी है उसमें एक बार फिर इजाफा देखा गया है। और ये पहली बर्फबारी जोजिला में, जो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मौसम की पहली बर्फबारी वहाँ पर हुई है। और इसके अलावा जो बाकी पहाड़ी इलाके हैं, पीर पंचाल रेंज है, सिंथन टॉप है, राजदान टॉप है और शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे भी ताज़ा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तमाम मैदानी इलाकों में हल्के बारिशें जो है वो ज़रूर हुई है। और फ़िलहाल महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन यानी 10 अक्टूबर को भी मौसम में कई एक जगहों पर अब आलूद रहेगा और कई एक इलाकों में और सुबह सुबह इसका असर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखा भी जा रहा है। कुछ एक जगहों पर सर्दी का जो एहसास हो रहा है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि बलाई इलाकों में जो महकमा मौसमियात ने 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी शब को हल्की बर्फबारी होगी या बर्फ़ की सफ़ेद चादर से इलाके ढकेंगे। जो पीर पंचाल का खित्ता है, बालाई इलाके, इसके चिनाब वादी के ऊपरी इलाकों में या फिर कश्मीर के जो नॉर्दर्न बेल्ट है, इसके अलावा आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली जो एरिया लद्दाख के साथ कनेक्ट करने वाला है सेंट्रल कश्मीर का, उन एरियाज़ के अंदर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी हल्की सी ठंड महसूस की जा रही है और कई एक मकामात पर लोगों ने गर्म मलबूसात निकाली और पहनना भी शुरू कर दिया। जोजिला और पीर पंचाल की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबरालूद और मैदानी इलाकों के अंदर हल्की सी ठंड का एहसास आज दिन भर रहेगा। लेकिन महकमा मौसमियात के श्रीनगर, जम्मू और बनिहाल दफ्तर से जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 11 तारीख से 15 तारीख के दरमियान यानी अप टू 11 टू 15 अक्टूबर कल से मौसम फिर से खुश्क रहेगा और ये जो थोड़ा थोड़ा सर्दी का एहसास कुछ एक इलाकों में हुआ ये और भी कम हो जाएगा। श्रीनगर में दिन का तापमान या दर्जा हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल से काफ़ी कम 24.2 डिग्री सेल्सियस जो कि कल भी रहा। कुपवाड़ा के अंदर 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से 4.3 जो रात का टेम्परेचर रहा या तापमान रिकॉर्ड किया गया। स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के अंदर सियाहती मकामात में से 1.1 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल से काफ़ी नीचे चला गया, जबकि दिन का 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन मौसम कल से 15 तारीख तक खुश्क रहने की तवक्को है, इम्कानात जाहिर महकमा मौसमियात ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जनूबी कश्मीर की। प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने इंट्रो में बताया था कि एक इलाके के अंदर झड़पें हुई, सियासी कारकुनान जश्न की तकरीबात के दौरान झड़पें हुई और मुख्तलिफ इलाकों से खबरें थी कि जो पार्टियां जीत कर आई, जहां से MLAs बने, वहां जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान सियासी कारकुनान में झड़पें होने की इतलात मौसूल हुई, पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और बुचरू, तारिगाम, कुलगाम का इलाका जहां जमात इस्लामी और CPIM के वर्कर्स आपस में ज़हूर भिड़े हैं, इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। बिल्कुल, रात शाम देर गई ये खबर सामने आई है जहां पे तारिगाम एरिया में, कुलगाम के तारिगाम एरिया में 2 जो पार्टी के वर्करान थे उनके दरमियान झड़पें हुई हैं। ख़बरें ये भी है कि जो गाड़ियां हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, गाड़ियों को भी वहां पे नुकसान पहुंचा गया है, गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि ये CPIM के वर्कर्स थे और जमात इस्लामी के वर्कर्स थे, उनके दरमियान ये हाथापाई हुई है, जिस दौरान वहाँ पे गाड़ियों की तोड़फोड़ भी हुई। लेकिन बरवक़्त कार्रवाई करते हुए वहाँ पे पुलिस भी पहुँची है और फिलहाल पुलिस ने इस हवाले से कार्रवाई शुरू की है। ख़बरें ये भी है कि वहाँ पर पुलिस ने टायर गैस का इस्तेमाल भी किया ताकि जो क्लैश है वो ख़त्म हो जाए और लेकिन इस बीच गाड़ियों की भी तोड़फोड़ हुई है। 2 ग्रुपों के दरमियान वहाँ पे लड़ाई हुई है, CPIM और जमात इस्लामी के जो वर्कर थे उनके दरमियान, जिसके बाद पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी और पुलिस ने
जो टेयर गैस है उसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये झड़प जो है अगर ख़त्म हुई, लेकिन इस बीच गाड़ियों की भी वहाँ पे तोड़फोड़। चलिए अब्दुल हमीद के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे कुलगाम से इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुल हमीद, ये असल वाक़या कहाँ क्या हुआ, कैसी शुरुआत इसकी हुई और सूरत हाल क्या इतनी अबतर हो गई कि पुलिस को चीज़ों को कंट्रोल में करना पड़ा? अब्दुल हमीद, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी 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 बताइएगा इस वाक़े की तफसीलात मज़ीद क्या हैं आपके पास, और इतलात ये हैं कि सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके बाद पुलिस को मज़ीद यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ा और बाद में जाकर हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े पुलिस अथॉरिटीज़ को। हाँ जी, हालात काबू से बाहर हो गए थे उस वक्त ये मामला पेश है, जबकि तारीगाम से कुछ लड़के बचरू की तरफ गए थे। वहाँ पे थोड़ी सी वो बातें कर रहे थे, सियासत के मुतालिक ही बातें कर रहे थे। कुछ लड़के आए, उन्होंने उनको पीटा है। उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल कुलगाम लाया गया क्योंकि वो जख्मी थे। उसके बाद जो माब में ये बात फैल गई, उसके रिश्तेदारों के वहाँ वो बात फैल गई। उसके बाद एक बड़ा संगीन नवियत का झगड़ा वहाँ पे खड़ा हो गया। पुलिस को भी मुदाखलत करनी पड़ी और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और वहाँ पे उनको टायर गैस शेल भी दागने पड़े ताकि भीड़ मुंतशिर हो जाए और अमन कानून बहाल हो जाए। जी अब्दुल हमीद, ये जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है और कितने लोग या कितने वर्कर जो है वहाँ पे जख्मी हुए हैं? 3 वर्कर पहले तो जख्मी हो गए, जो इंशल में ही वो जो झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद जो तारीगामी के हामी है वो भी जमा हो गए और वहाँ पे जो है बचरू की एक गाड़ी को उन्होंने नुकसान पहुंचा है, जो वहाँ के लोकल बता रहे हैं कि अभी मामला पुलिस की नोटिस पे आ गया है। इस पे एक एफआईआर भी दर्ज हो गया है और जिन लड़कों को वो पीटा गया था उसके मुताबिक भी एक एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर भी तहकीकात हो रही है। मगर माप जो खड़ा हुआ था उससे निपटने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे वो मुंतशिर हुए और अभी भी वहाँ पे इस वक्त हालात तो काबू में बताए जा रहे हैं, मगर मामला संगीन ही बताया जा रहा है। जी और ये जो कर्फ्यू की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, क्या कर्फ्यू लगाना पड़ा या सिचुएशन ठीक हो गई? नॉर्मलाइज करने के लिए सिर्फ पुलिस अथॉरिटीज को कुछ वक्त तक वहां तैनात करना पड़ा? हाँ, सिचुएशन को हाथ में लेने के लिए पुलिस को तो ऐसे हथकंडे आजमाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर भीड़ पे काबू नहीं पाया गया तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये मामला ऐसा संगीन है कि यहाँ पे दोनों ने कांटे का टक्कर था, जहाँ पे इनको आजाद उम्मीदवार को ये मालूम था कि मैंने भी कोशिशें की है, उसके घर घर जाके मुहिम चलाई है, उसको ज्यादा वोट मिलेंगे, मगर ज्यादा वोट तारीगामी साहब को मिला है। ये तो पूरी तरह से जाहिर हो गया। अभी तक अटकलें लगाए जा रहे थे, वो जीतेगा ये जीतेगा, मगर अब तो मामला पूरी तरह से सामने आ गया है। ये एक किस्म का वो गुस्सा भी दिखाने का तरीका है और ये झगड़ा हो सकता है अगर पुलिस इसमें पूरी तरह से संगीन तरीके से इस मामले की ओर नहीं देखेगी तो हो सकता है कुछ और भी हो, मगर इस वक्त फिलहाल चीजें कंट्रोल में। बहुत बहुत शुक्रिया। बचरू कुलगाम से तफसीलात फराहम कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा अब्दुल हमीद भट्ट। चीजें कंट्रोल में हैं, अफवाहों पर कान धरने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने जो काम किया है वो वक्त की शायद जरूरत भी थी, क्योंकि मामला हाथ से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब आइंदा इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए, पुलिस इससे बचने के लिए इस तरह के इकदाम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। जब साउथ कश्मीर की बात हो रही है तो इस इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कल हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि शांगस अनंतनाग के 2 फौजी एहलकार, बल्कि एक सेंट्रल कश्मीर और एक साउथ कश्मीर का, लापता था। मिसिंग जवानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि खबरें सामने आई और बाद में जाकर आर्मी की जानिब से इसकी तस्दीक की गई, सर्च ऑपरेशन चला और दोपहर होते होते एक फौजी जवान की जो लापता एक था, दूसरा जान बचाकर निकला था, किसी तरीके से बचा, मिलिटेंटों के चंगुल से आज़ाद हुआ, लेकिन एक मकामी फौजी एहलकार जो टेरिटोरियल आर्मी में था, लापता होने के बाद जनूबी कश्मीर के एक इलाके से इसकी लाश बरामद हुई। और ये तस्वीरें देर रात गई हैं जब इसकी लाश को आबाई इलाके में पहुंचाया गया, जहां सफ़ेद मातम बिछ रही है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ इनकी आखिरी रसूमात में आए, नमाज जनाजा अदा किया और निस्फ शब फौजी एहलकार को सुपुर्द लहद कर दिया गया। ज़रूर बिल्कुल, ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जब उनकी लाश जो है वो आबाई इलाके पहुंची तो वहाँ पे कोहरा मच गया, सफ़ मातम बिछ गई
और फिर पुरनम आंखों से उन्हें सुपर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि अनंतनाग में मकामी लापता टेरिटोरियल फौजी एहलकार की लाश जो है वो फिर जंगलाती इलाके से बरामद की गई। 8 सितंबर को टेरिटोरियल आर्मी से वाबस्ता 2 मकामी एहलकारों को शेखपुरा शांगस जंगलाती इलाके से मिलिटेंटों ने उस वक्त अगवा किया था जब ये लोग मिलिटेंट ऑपरेशन के सिलसिले में इलाके में मौजूद थे। इस दौरान एक एहलकार मिलिटेंटों के चुंगल से जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब रहा, जबकि दूसरा लापता रहा, जिसके बाद लापता फौजी जवान की तलाश और बाजियाबी के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से वहाँ पर ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। और इस बीच बाद में जो है नौजवान की लाश जो है वो बरामद की गई। इस वाले से जो चिनार कॉर्प्स फौज के उन्होंने भी एक एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि मिलिटेंट ऑपरेशन के दौरान फौज का एक एहलकार लापता हुआ था, जिसके बाद उसकी लाश बरामद हुई। महलूक फौजी एहलकार की शिनाख्त 24 साल हिलाल अहमद भट्ट, वालिद गुलाम मोहिद्दीन भट्ट, मकदमपुरा नवगाम शांगस का ये रहने वाला था, जबकि जो ज़ख्मी जवान हैं जो फरार होने में कामयाब हुआ उसकी शिनाख्त 36 साल फयाज अहमद शेख के बतौर हुई है। दोनों एहलकार 162 टेरिटोरियल से वाबस्ता थे। हिलाल अहमद भट्ट जिनकी मौत वाक़ा हुई, उन्होंने अपने पीछे बूढ़े वालिदैन, अहलिया, 5 साल बेटे अजान और नवजायदा बेटी को वो छोड़ के गए हैं। एहलखाना के मुताबिक महलूक एहलकार गुज़िश्ता रोज़ छुट्टी पर घर आया था और मंगल की सुबह दोबारा ड्यूटी पर चला गया। मुकामी लोग के मुताबिक हिलाल ने हाल ही में नया घर तामीर किया था और 15 रोज़ कबल वो एहलखाना के हमरा नए मकान में मुंतकिल हुआ। इस बीच उसकी हलाकत की खबर फैलती आबाई गाँव में सफ़े मातम बिछ गई और लोगों की बड़ी तादाद ने महलूक एहलकार के घर की तरफ रुख किया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम गम की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ मजबूती से खड़ी है। चलिए, इससे पहले सियासी मामलात पर गुफ्तगू करें। ये तो बात जनूबी कश्मीर की थी। खबर शुमाली कश्मीर से आ रही है, हंदवारा इलाके से, जहां पर मशकूक शय बरामद हुई है हंदवारा बारामुल्ला शाहरा पर, और फिलहाल इलाके के अंदर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रही है ठोकरपोरा हंदवाड़ा से, जहां पे मशकूक शय बरामद हुई है। आपको बता दें कि हंदवारा बारामुल्ला हाईवे जो है वहां पर ये मशकूक शय बरामद हुई है, जिसके बाद फिलहाल ट्रैफिक के नकलो अमल को रोक दिया गया है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई वहां पे जारी है। सीधा हंदवारा चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा बट शमीम हमारे साथ है। शमीम, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि मखसूस शय वहां पे मिली है, क्या कुछ इतलात है? कुछ जो है ये गाड़ी की आमद के लिए दोनों तरफ से जो रोड है वो बंद किया गया है। अगर मैं बात करूं रोड, ये रोड जो है अहम रोड माना जाता है, क्योंकि वहां से जो आर्मी की कानवे जो है फिलहाल अभी तक जो है 10 बजे उनकी टाइम होती है। फिलहाल जो है दोनों तरफ से गाड़ियों की आमद के लिए बंद किया गया है। तमाम बम स्क्वाड को वहाँ पे लाया गया और तमाम SHG और पुलिस वहाँ पे आर्मी पहुंच के और इस रोड पे बड़े पैमाने पे वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी जरूर, बिल्कुल, ये चूंकि हाईवे है हंदवारा बारामुल्ला से, तो फिलहाल क्या ट्रैफिक को रोक दिया गया है और कितने टाइम से फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है? जी सर, तकरीबन आधे घंटे से रोड दोनों तरफ से बंद है। चाहे बारामुल्ला जो कफारा नेशनल हाईवे है, दोनों तरफ से गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद किया गया है। चाहे जो इमरजेंसी गाड़ी भी है उनको भी रोक दिया गया है। वहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, SHG, CRP को तैनात रखे गए हैं। और चाहे लंगेट की बात करेंगे या वहाँ से जो बारामुल्ला से गाड़ी आती है, दोनों तरफ से फिलहाल जो ठुकरपुरा मोड़ जो है ये लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिरी गाँव है, वहाँ पे गाड़ियों के आमद रफ्त के लिए इस रोड को दोनों तरफ से बंद किया गया। जिस तरह सवेरे जब आर्मी पेट्रोलिंग करते हैं तो पेट्रोलिंग के दौरान कुछ सस्पेक्ट बैग वहाँ पे कुछ जो है वो देखने को मिल पाए, तो कुछ बोला कि कुछ ऐसा कुछ शल है या मवाद है। तो फिलहाल जो है एहतियाती तौर जो है गाड़ियों को आमद रफ्त के लिए रोड को फिलहाल बंद किया गया है। जिस तरह मैंने कहा कि 10 बजे के करीब बारामुल्ला से कपारा की तरफ कानवे भी आर्मी कानवे आ रही है। फिलहाल जो है ये कह सकते हैं फिलहाल दोनों तरफ से जिस तरह रोड बंद है, कानवे को भी फिलहाल तौर रोकना पड़ेगा, क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं, अभी 1 घंटा है। तब तक ये देखने वाली बात है क्या वो बम अगर कुछ वहाँ पे मवाद है वो उसमें कामयाब होंगे, वो इसको आइडेंटिफाई हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट शमीम हमारे साथ तफसीलात फराहम कर रहे थे। शुमाली कश्मीर के इलाके से ठोकरपुरा का इलाका जो अहम तरीन राब्ता सड़क है शाहरा है, इस इलाके को फिलहाल इस इलाके के अंदर फिलहाल गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई है जब तक मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस
सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ना मिले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो जम्मू कश्मीर को कल या परसों हुकूमत मिल जाएगी, नई हुकूमत बनेगी। लेकिन उससे पहले जम्मू और श्रीनगर के अंदर हलचल काफी ज्यादा है। दारुल हुकूमत दिल्ली से भी क़यादत मुसलसल सूरत हाल पर जम्मू कश्मीर की नजर रख रही है। ब्रेक के उस पार तफसीलात आपके सामने। और आज अहम तरीन इजलास अब से कुछ देर बाद श्रीनगर में शुरू हो जाएगा। इजलास किसका होगा, इस इजलास की अहमियत और अफादियत क्या है, इस पर इमरान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में तफसीलात ब्रेक के उस पार हमारे साथ ज्वाइन कीजिए।